नमस्कार साथियों। देखिए, आप सभी प्रोस्पेक्टिव जो प्रोफेसर्स हैं उनका इस क्लास में स्वागत है, वेलकम। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है फ्रीक्वेंटली फ़ोन कर रहे हैं, उनके फ्रीक्वेंटली कुछ क्वेश्चंस हैं, तो मैंने सोचा कि आप सबका, और उन्होंने कहा कि सर एक क्लास बना के और उस पर हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर अपनी कुछ जो है प्रतिक्रिया दें और कुछ उनके आंसर्स दें। तो मैंने आपके जो क्वेश्चंस हैं फ्रीक्वेंटली जो पूछे जा रहे हैं उनके मैंने अपने लेवल पे आंसर देने की कोशिश की है, और आपके लिए वो काफ़ी बेनिफिशियल होंगे, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि लास्ट टाइम पे कई बार स्टूडेंट्स जब जो खुद प्रेपरेशन कर रहा होता है उसके दिमाग में ये क्वेश्चंस आते हैं, और उनका जब आंसर उनको सेटिस्फैक्ट्री मिल जाता है तो उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है, और एग्ज़ाम टाइम में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब आपके पास ऑलमोस्ट 20 डेज़ हैं, और 20 डेज़ में इस तरीके की जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको उनका जवाब दे देता हूँ। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इरेलीवेंट हैं, मुझे पता है, लेकिन कोई भी जो स्टूडेंट जो एग्ज़ाम में बैठता है उसके माइंड में ये क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो देखिए, आपके जो क्वेश्चंस हैं उनमें जो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्टूडेंट्स जो फ्रीक्वेंटली पूछ रहे हैं वो ये है कि सर हम क्या पढ़ें, क्या क्या चीज़ें पढ़ें। और मुझे पता है कि आप लोगों ने काफ़ी टाइम से प्रेपरेशन की हुई है, फिर भी ये क्वेश्चन आता है कि क्या पढ़ें। तो मेरा आंसर आप लोगों के लिए यही है कि आप सबसे पहले तो अपने सोर्सेज को लिमिटेड कर दीजिए। इट मीन्स आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, जितने टाइम से आप पढ़ रहे हैं, उन सोर्सेज में यदि आपको ऐसा लगता है बहुत सारी बुक्स आपने कंसल्ट कर रखी हैं, बहुत सारे नोट्स इकट्ठे किए हुए हैं, बहुत सारे जो है पीडीएफ इकट्ठी की हुई है, तो आप उनको लिमिटेड कर दें, और जो सोर्स आपने अच्छी तरह से पढ़ रखा है, जो सोर्स आपको अच्छी तरह से समझ में आता है, उन सोर्सेज से ही पढ़ें, और जो आपको ऐसा लगता है बहुत सारी चीज़ें हैं उनको हटा दें। केवल पिन पॉइंटेड चीज़ें पढ़ें, क्योंकि वो चीज़ें ही आपके दिमाग में रह सकती हैं। यदि आपने अपने सोर्सेज बढ़ा लिए, ये भी इधर से भी नोट्स ले लिए, उधर से भी नोट्स ले लिए, ये भी बुक वो भी बुक, एक एक ही टॉपिक पर आपने 5-5 बुक्स पढ़ ली। यदि आप बुक्स पढ़ते हैं, आपको ऐसा लगता है कि एक बुक मैंने बार बार में पढ़ी है और मुझे इसमें से अच्छा समझ में आया, तो उस बुक को पढ़ें। आपको ऐसा लगता है कि इस टीचर के नोट्स मैंने पढ़े हैं और ये मुझे अच्छी तरह से समझ में आया और इससे मैं अपने आप को कॉन्फिडेंस में फील करता हूँ, तो उनको पढ़ें। आपको ऐसा लगता है कि मैंने खुद ने पहले प्रेपरेशन की थी और ये मेरे सेल्फ नोट्स हैं और यही मेरे लिए, तो जो चीज़ आपने अब तक पढ़ी है वही आपके लिए बेस्ट है। आप इधर उधर से किसी भी तरीके से नोट्स, बुक्स और नया स्टडी मटेरियल ना कलेक्ट करें। तो पहली बात तो यही है कि आप जो अपने सोर्सेज को लिमिटेड कर देंगे तो आपको एग्जाम में डेफिनेटली फ़ायदा होगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब आप एग्ज़ाम देंगे तो हो सकता है कि कोई आपसे कहे और आपको लगे, और ऐसा हो भी, आप कहोगे उस बुक में से ये क्वेश्चन आया है, यदि मैं उस बुक को पढ़ लेता तो बहुत अच्छा रहता, उन टीचर के नोट्स में से ये क्वेश्चन आया, यदि मैं उनको पढ़ लेता तो बहुत अच्छा रहता। लेकिन आप ये देखिए कि आप उसको पढ़ सकते थे क्या उस टाइम पीरियड में, और उसको पढ़ने के बाद आपको क्या याद रह जाता वो, और यदि आपको याद रहता उसको पढ़ते तो फिर आपकी जो बेसिक चीज़ें हैं जिनमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आए, वहाँ पर आप कई क्वेश्चंस को छोड़ देते, तो वो फीलिंग्स आपको एग्जाम से पहले भी आती हैं, बाद में भी आती हैं। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि जो आपका बेसिक सोर्स है उसको पढ़ें, जो आप अब तक पढ़ते आ रहे हैं वो पढ़ें। इतने से दिनों में 20 डेज़ में कोई भी किसी भी तरीके की अपनी स्ट्रैटेजी चेंज ना करें। ओके, तो पहला तो आपका ये, जो भी आप पढ़ रहे हैं वही सबसे बेस्ट है वो आपके लिए। सेकेंड जो फ्रीक्वेंटली जो आपका क्वेश्चन है वो ये है, देखिए स्टूडेंट्स के साथ ये हर किसी के साथ होता है। कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर मेरा तो कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा जो है लूज़ हो रहा है और मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मैं कर नहीं पाऊंगा। मैं जब भी क्वेश्चन सॉल्व करता हूं तो मुझे उसमें से 50% क्वेश्चन ही आते हैं, 40% आते हैं, कई इवन ये कहते हैं मेरे बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं। यदि आपका कॉन्फिडेंस बार बार में इस तरीके से लूज़ हो रहा है तो इसका मतलब आप ये ना समझे कि आपकी ये किसी तरीके से नेगेटिव पॉइंट है। कॉन्फिडेंस लूज़ होना, कॉन्फिडेंस राइज करना, दिस इज़ द पार्ट ऑफ योर प्रेपरेशन, ये आपकी तैयारी का हिस्सा है। इसका मतलब आप उस दौड़ में शामिल हैं। यदि आप उस दौड़ में शामिल नहीं होते तो इस तरीके की फीलिंग्स ही नहीं आती। आप एफर्ट कर रहे हैं तभी इस तरीके की चीज़ों का सामना कर रहे हैं। और देखिए, मैं आपको एक बात बिल्कुल सही बता देता हूं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं। ये जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस की कमी आती है प्रेपरेशन करते वक्त, कभी आपको ऐसा लगता है कि मुझे तो कुछ नहीं आता, कभी आपका कॉन्फिडेंस जो है एकदम से ऐसा लगता है कि मुझे आता है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं आता और मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मेरे मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, मुझे कुछ भी याद नहीं हो रहा, तो आप ये मान के चलिए जो टॉपर है ना उसके मन में भी यही फीलिंग्स हैं। आपकी इस बार ये इस एग्जाम में जो स्टूडेंट टॉप करेगा उसके मन में भी यही फीलिंग्स उतनी ही बार आ रही हैं जितनी बार आपके मन में आ रही हैं। तो इसलिए इन चीज़ों से आप घबराएं नहीं और उसको ओवरकम करके आप आगे चले जाएं। देखिए, आप इतने टाइम से प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो आप यदि प्रेपरेशन कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट जो है डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। और बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है,
बहुत अच्छा चांस है। बस आप एक बात ध्यान रखना, रुक नहीं जाना, कहीं भी कहीं आप इसको ओवरकम ही नहीं कर पाएँ, जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है उसको ओवरकम ही नहीं कर पाएँ, उससे आगे ही नहीं निकल पाएँ, और इसी फीलिंग्स के अंदर आपके अंदर थोड़ी सी देर के लिए फीलिंग्स आती है, अच्छी बात है, लेकिन फिर उससे ओवरकम कर जाएं। क्वेश्चंस आप पे सॉल्व नहीं हो रहे, कम आ रहे हैं, कोई बात नहीं, हो सकता है कि वो क्वेश्चन ऐसे हों जो आपको एग्जाम में पूछे ही नहीं जाएं, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएं तो इसीलिए पूछे जाएं कि आप उनको छोड़ दें, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आपने कहा सर हमारा जो है कॉन्फिडेंस जो है लूज़ हो रहा है, तो आप एक मोटिवेशन की क्लास दीजिए। देखिए मोटिवेशन जो है रोल प्ले करता है जब स्टूडेंट्स इस तरीके की सिचुएशन में होते हैं कि भाई हमारे को अभी कुछ नहीं हो पा रहा, हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, हमें ये भी याद नहीं है, वो भी याद नहीं है, वो भी कवर नहीं किया, और उसने ये पढ़ लिया, उसने पढ़ लिया। पहली बात तो आप जो इस तरीके की बातें करना बंद कर दें कि उसने ये पढ़ लिया, अपनी खुद की प्रिपरेशन पर ध्यान रखें, किसी से कोई भी जो है इस तरीके के रिलेशन ना रखें कि भाई तुमने क्या पढ़ लिया है, तुमने क्या पढ़ लिया, इससे आपका क्या कॉन्फिडेंस लूज़ ही होगा। क्योंकि कई लोग ऐसा हो सकते हैं कि वो सबकी अलग अलग नेचर होता है, कई लोग जो है 2-2 3-3 बुक्स पढ़ लेते हैं और सरसरी दृष्टि से पढ़ते हैं उनको, और फिर उसके बाद क्या है उनको याद कुछ नहीं रहता, लेकिन वो आपका कॉन्फिडेंस जरूर लूज़ कर देते हैं। तो आप ऐसी चीज़ों पे ध्यान ना दें। देखिए मोटिवेशन का जो एक रोल है डेफिनेटली, इसी वजह से मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन एक बात ध्यान रखना, किसी भी व्यक्ति का मोटिवेशन, चाहे मैं हूं, चाहे कितना भी बड़ा जो है मोटिवेशनल स्पीकर हो, वो आपके लिए कोई भी काम का नहीं है यदि आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन नहीं है। सेल्फ मोटिवेशन का मतलब हर स्टूडेंट की, हर एग्जाम में बैठने वाले की अलग अलग कंडीशन है। देखिए कोई महिला ऐसी हो सकती है जो अपनी फैमिली का सेक्रीफाइस करके, अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड का, अपनी फैमिली का सेक्रीफाइस करके टाइम दे रही है, तो उसके लिए वो मोटिवेशन है, वो अपनी टेबल के सामने ये लिख ले कि मेरी वजह से ये सब लोग सफ़र्ड हो रहे हैं और मेरी वजह से लोग सफ़र्ड हो रहे हैं, तो मेरे लिए, उसके लिए उससे बड़ा मोटिवेशन नहीं है कि मैं इन चीज़ों को सेक्रीफाइस कर रही हूँ तो मुझे हर तरीके से 100% देना है। मान लो कोई लड़का है और उसकी जॉब नहीं है और वो अपनी फैमिली सर्कमस्टांसेस को देख ले कि मेरी फैमिली सर्कमस्टांसेस इस तरीके से, यदि मेरा सिलेक्शन हो जाता है, उस दिन को याद करे कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो मेरी लाइफ कितनी चेंज हो जाएगी, एजुकेशन डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी पोस्ट मुझे मिल जाएगी, तो उसके लिए वो मोटिवेशन है। मान लो कोई लड़की है, वो अनमैरिड है, तो उसको ये सोचना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो मेरा फ्यूचर कितना ब्राइट हो जाएगा, तो वो उन चीज़ों को अपनी टेबल के सामने रख ले, वो चीज़ें लिख ले, उसके लिए वो मोटिवेशन है। यदि आप जॉब में हो, आपकी सारी चीज़ें सही भी हैं, आपको फाइनेंशियल इतना क्राइसिस नहीं है, आप स्कूल लेक्चरर हैं, 2nd ग्रेड में किसी भी पोस्ट पर हैं, तो आपके लिए मोटिवेशन ये होगा कि आप यदि मान लो स्कूल लेक्चरर हैं 2nd ग्रेड में या पहले से ऑलरेडी पोस्टेड हैं, तो आपके लिए ये मोटिवेशन होगा कि जितने भी आपके स्टाफ में, जो आपके आसपास के लोग, उनको पता है कि आप प्रेपरेशन कर रहे हो, तो आपकी जो रेपुटेशन है वो दांव पर है, क्योंकि उनको पता है कि इसका सिलेक्शन, ये पढ़ रहा है तो इसका सिलेक्शन होगा। तो आप ये सोचिए कि मेरे को सिलेक्शन लेना ही है, क्योंकि बहुत सारे लोग जानते हैं कि मैं प्रेपरेशन कर रहा हूं और इस प्रेपरेशन में उनको भी मुझसे बहुत उम्मीद है कि इसका सिलेक्शन होगा, और यदि तब सिलेक्शन नहीं होगा तो वो आपके लिए मोटिवेशन है। वो लोग चाहे वो आपके बारे में नेगेटिव सोचें या पॉजिटिव सोचें। देखिए मैं अपनी खुद की बता रहा हूँ, जब मैं तैयारी कर रहा था तो मेरे पास जॉब भी था, सारी चीज़ें पॉजिटिव थी, लेकिन मैं जब बात कर रहा था तो मेरे से ये कहते थे भाई आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो किसका होगा। ठीक है, जब ये वर्ड जब मैं सुनता था तो मेरे दिमाग में यही था कि यदि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो वहाँ मेरी रेपुटेशन जो है ऑन द स्टेक थी। तो हर व्यक्ति के लिए अपना अपना मोटिवेशन अलग होता है। मैं आज आपको किसी तरीके से मोटिवेट करूँ तो वो मोटिवेशन आपके लिए थोड़ी देर के लिए रहेगा, थोड़ी देर तक आपके लिए इफेक्टेड, आप उससे अफेक्टेड रहोगे, लेकिन बाद में उसका इफेक्ट जो है नल एंड वॉइड हो जाएगा। आज रहेगा, हो सकता है कल तक रहे, लेकिन आपने खुद का जो मोटिवेशन डिसाइड कर लिया, आपने ऊपर अपने लिख लिया कि मैं ये सैक्रिफाइस कर रहा हूं तो मुझे ये नौकरी चाहिए ही, तो आप बार बार में उसको देखोगे तो अपनी खुद की सेल्फ कंडीशंस के हिसाब से आप ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाओगे। ओके, तो इसलिए जब भी आपका कॉन्फिडेंस कम होने लगे तो आप ये सोचना कि मैं इतने टाइम से प्रेपरेशन कर रहा हूं तो क्यों नहीं होगा सिलेक्शन, जरूर होगा। दूसरी बात, आप यदि लूज होने लगे तो वो अपनी कंडीशन देख लें कि नहीं मेरे को तो दोबारा दौड़ना है, और आप ध्यान रखना जो आप पढ़ रहा है, जो कंटिन्यूस स्टडी कर रहा है या फिर रुक के फिर दौड़ने लग गया, तो उसका सिलेक्शन होगा ही। यदि आपने स्टडी की है तो उसका रिजल्ट मिलेगा ही। ऐसा होता ही नहीं है कि आप कोई काम करो उसका रिजल्ट ना मिले। तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ से टेंशन नहीं करें, और दिस इज द पार्ट ऑफ द प्रेपरेशन। ये आपकी प्रेपरेशन का ही पार्ट है कि कभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कभी घटेगा, लेकिन जब भी आपका कॉन्फिडेंस कम हो तो उससे जितना जल्दी ओवरकम हो जाओगे आप ये सोचना कि यदि क्वेश्चन नहीं आता तो कोई बात नहीं, बहुत सारी चीज़ें मुझे आती भी हैं। पढ़ते वक्त आपको हमेशा यही रहेगा मुझे वो भी नहीं आता, वो भी नहीं आता, वो भी नहीं आता, लेकिन एक बात ध्यान रखना, आपने पढ़ा है, एग्जाम में मल्टीपल चॉइस पेपर जब आता है तो आपको उन चॉइस में से तुरंत ही चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं। आप एलिमिनेट कर देते हो कि ये चीज़ तो मैंने पढ़ी ही नहीं है कभी, और ये चीज़ जो है हो ही नहीं सकती।
क्योंकि इससे रिलेटेड नहीं है। इस तरीके से आप चीज़ों को एलिमिनेट करके अपने आंसर पर पहुंच जाते हो। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आप सोचो कि मुझे सारी चीज़ें वैसे कि वैसे जो इसी सीक्वेंस में याद क्यों नहीं है। ओके, तो ये जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, जो इस बार का टॉपर होगा उसके अंदर भी यही फीलिंग्स होंगी जो आपके अंदर है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है। नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स मेरे से बार बार में जो चीज़ें पूछ रहे हैं वो देखो, ये पूछ रहे हैं कि व्हाट टू स्टडी एंड हाउ टू स्टडी एट द लास्ट मोमेंट। लास्ट मोमेंट पर हमें क्या पढ़ना चाहिए। देखिए, लास्ट मोमेंट पे पहली बात तो मैंने आपको यही कहा कि अपने सोर्सेज जो हैं उनको लिमिटेड करें। दूसरी बात, जब आप प्रेपरेशन करें तो आप फर्स्ट बार जब रिवीजन कर रहे हैं तो आप ये ध्यान दें, एक पेपर रख लें और आप ये देख लें कि फर्स्ट रिवीजन में, क्योंकि आप एक बार तो रिवीजन नहीं करेंगे, अब आपको 3-4 बार रिवीजन करना चाहिए और फास्ट जल्दी रिवीजन करेंगे। जब आप रिवीजन में आपने टारगेट बना लिया कि मुझे 4 डेज़ में रिवीजन करना है, तो उसके बाद आपकी कुछ चीज़ें वीक रहेंगी, छूटेंगी, डेफिनेटली छूटेंगी, या फिर आप उसको ढंग से नहीं पढ़ पाएंगे। तो वह नोट कर लें कि इस रिवीजन में मेरी ये चीज़ रह गई। फिर नेक्स्ट टाइम जब आप रिवीजन करें तो उससे स्टार्ट करें। इस तरीके से तो आप जो है लास्ट मोमेंट पे स्टडी, यदि आपने कोई शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बना रखे तो अब इतनी जल्दी शॉर्ट नोट्स नहीं बनेंगे। तो आपने जो अंडरलाइन चीज़ें की हुई हैं, जिन पर देखिए आप 10-10 सोर्सेज लेते हैं ना, तो आपके माइंड में एक पिक्चर नहीं बन पाती, मेंटल पिक्चर नहीं बन पाती, तो वो मेमोरी में ज़्यादा देर तक जो है सस्टेन नहीं रह पाती वो चीज़ें। इसलिए बेटर ये है कि आप सोर्सेज जब लिमिटेड रखेंगे तो आपके दिमाग में उसकी पिक्चर भी बन जाएगी, मेंटल पिक्चर भी बन जाएगा, आपको ध्यान आ जाएगा यार ये चीज़ें कहीं उस नोट्स में वहाँ देखी थी मैंने, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आप इस तरीके से अपनी चीज़ें करें, और जो चीज़ें आपको ऐसा लगता है कि इस रिवीजन में रह गई उसको नोट डाउन करें, अगला रिवीजन उससे स्टार्ट करें। ओके, तो ये आपको जो है लास्ट मोमेंट पे इस तरीके से स्टडी करनी है। देखो, ये इतना ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा इररिलेवेंट क्वेश्चन भी है। सेफ स्कोर कितना है? ओके, कि सर हमारा सेफ स्कोर कितना है? तो देखो, इसका कोई भी आंसर नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूं, देखिए क्यों नहीं है इसका कोई आंसर, क्योंकि एग्जाम जो है अनप्रिडिक्टेबल होती है। एग्जाम जो है आप कह नहीं सकते, एग्जाम हमेशा, इसलिए अब मैं स्कोर नहीं बता सकता, एग्जाम जो है हमेशा अनप्रिडिक्टेबल होती है। लेकिन एक बात आप ध्यान रखना, रिजल्ट कभी भी अनप्रिडिक्टेबल नहीं होता। आपने पढ़ा है तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, और नहीं पढ़ा है तो नेगेटिव आएगा। दूसरों के लिए वो आपका जो रिजल्ट है वो अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है, दूसरों के लिए वो एकदम से वंडर हो सकता है कि यार इसका सिलेक्शन हो गया, लेकिन उसके बैक में आपने जितनी भी तपस्या की है, जितनी भी हार्ड वर्क की है, आपके लिए वो अनप्रिडिक्टेबल नहीं है। तो ध्यान रखना, एग्जाम का पेपर अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है, लेकिन रिजल्ट जो है आपके लिए कभी भी अनप्रेडिक्टेबल नहीं होगा। आपने मेहनत की है, पढ़ाई की है, टाइम दिया है, तो पॉजिटिव रिजल्ट ही रहेगा। हो सकता है कि आपकी जो है फीलिंग्स, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो उसमें बीच बीच में उतार चढ़ाव होता रहे, ये होता ही है। तो आप ध्यान रखना, सेफ स्कोर की यदि बात करें तो इसका वैसे कोई भी आंसर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसका क्यों आंसर दे रहा हूं उसका आपको लॉजिक बताऊंगा, ठीक है ना। इसका इसलिए आंसर दे रहा हूं, पहली बात तो बार बार में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है ना। देखिए, सेफ स्कोर की यदि बात करें, जैसे कि आपको पता है कि जीके की जो है ऑफिशियल की जो है रिलीज हो चुकी है, फाइन। यदि सेफ स्कोर की बात करें तो हम यदि एनालिसिस इस तरीके से करें 2020 के पेपर से, जैसे 2020 का जो पेपर था, ओके, तो जो 2020 की जो एग्जाम थी उसमें 55 पोस्ट थी, ओके, और 55 पोस्ट में हम ये कह सकते हैं कि जनरल की जो पोस्ट थी वो 17 थी। इस एग्जाम में जो कट ऑफ गई थी वो ऑलमोस्ट 125 मार्क्स गई थी जनरल की, फाइन। अब यदि हम ये 2023 की बात करें तो 2023 में पोस्ट है आपकी 153, जनरल की पोस्ट है 55। मैं जनरल की इसलिए बता रहा हूं कि जनरल से आप जो है अपनी अपनी कैटेगरी जो है उस हिसाब से 1-1, 2-2, 3-3% कम करके एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। 2023 जो है उसमें 153 पोस्ट है, जनरल की 55 पोस्ट हैं, ओके। यहां पर 125 पर जो है 55 बच्चे सिलेक्ट हो गए थे। मैं आपसे ये कह रहा हूं, यदि आपका एग्जाम का पेपर बाय एंड लार्ज 2020 जैसा हो, और 2020 वाला पेपर जो है वो डिफिकल्ट पेपर की कैटेगरी में आता है, फाइन। मैं आपसे कह रहा हूं, यदि 2020 जैसा ही पेपर हो तो फिर आपने देखा 2020 में 55 पोस्ट थी, जनरल की 17 पोस्ट थी, ओके, और 125 कट ऑफ गई थी। यानी 55 बच्चे जो थे उनके 125 से, मतलब आई एम सॉरी, 17 बच्चे ऐसे थे जिनके की 125 से अबव मार्क्स थे, ओके। अब इसी कैटेगरी में रिजर्व की बात करें, रिजर्व कैटेगरी जो है उसमें 117 कट ऑफ गई थी, ओके। तो मेरा मानना यह है कि आपकी बार पोस्ट ज़्यादा है,
यदि पेपर इसी तरीके का आता है, लेकिन पोस्ट ज़्यादा के साथ साथ जो है स्टूडेंट्स जो है उनका लेवल भी बढ़ जाता है, स्टूडेंट्स के पास सोर्सेज बढ़ जाते हैं, रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा हर बार जो है स्टूडेंट हर एग्जाम में थोड़े से और ज़्यादा स्टूडेंट्स अच्छे निकल कर आते हैं। तो इस हिसाब से यदि ये मैं मान लूँ कि यहाँ पर आपकी यदि पेपर इसी तरीके का हो, तो मेरा मानना है कि ये जो कट ऑफ यदि इसी तरीके का पेपर हो तो आपकी जो कट ऑफ है 117 के आसपास, इससे ऊपर नहीं, कम ही 117 के आसपास आपकी कट ऑफ हो सकती है। अब जीके के ऑफिशियल की जारी हो चुकी है, तो मैं जीके के एवरेज मार्क्स जो है 25 मान के चल रहा हूँ कि 25 मार्क्स जिसके हैं उसके अच्छे मार्क्स हैं लिटरेचर में, ओके, लिटरेचर में और साइंस के सब्जेक्ट्स में जो है 25 मार्क्स अच्छे मार्क्स हैं। रही बात इंटरव्यू की, देखो इंटरव्यू में जो मेनली मार्क्स जो बच्चों के आते हैं वो किसके बीच में आते हैं, 10 से 15 के बीच में ज़्यादातर आते हैं। यदि किसी का इंटरव्यू जो है बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छा हो गया है, ठीक है ना, तो उसके 15 से प्लस भी जा सकते हैं। यदि किसी का इंटरव्यू खराब हो गया है तो 10 से बिलो भी जा सकते हैं, लेकिन जो मेन गैदरिंग है वो 10 से 15 के बीच में इंटरव्यू में रहती है, ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो आप ये मान लीजिए कि आपके 12 मार्क्स जो है इंटरव्यू में आ जाते हैं, ओके। तो इस तरीके से आपके 37 मार्क्स हो जाते हैं। अब 37 मार्क्स यदि हम 117 में से 37 मार्क्स कम कर दें तो फिर मार्क्स होते हैं 80। इसका मतलब ये है कि देखिए मैं आपको फाइनल रिजल्ट की बात कर रहा हूं, मैं जो है इंटरव्यू कॉल की बात नहीं कर रहा, मैं फाइनल की बात कर रहा हूं। इंटरव्यू कॉल तो बहुत कम नंबर पे हो जाएगा, ठीक है, मैं आपको फाइनल रिजल्ट की बात कर रहा हूं। फाइनल आपका सिलेक्शन हो गया, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे उसकी, तो आपको अपने सब्जेक्ट में यदि पेपर 2020 जैसा रहता है तो आपको 80 मार्क्स की जरूरत है। 80 से कम की ही जरूरत पड़ेगी, ज्यादा की नहीं, मैं आपको ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूं, ठीक है ना। तो 80 मार्क्स की आपको जरूरत है 150 में से। अब देखिए, अब मैं ये बातें क्यों बता रहा हूं आपको, मेरा ये सारी बातें बताने का कारण ये है क्योंकि स्टूडेंट्स कहते हैं सर मेरे जीके में मार्क्स बहुत कम हैं और इस वजह से वो जो है थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं। देखिए मेरे पास जो जीके का जो स्टूडेंट्स ने बताया है, तो मार्क्स का जो वेरिएशन है कि कितने से कितने के बीच में मार्क्स आए, तो अब मैं ये मान के चलता हूं कि स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 5 से लेकर 35 तक मार्क्स हैं, 5 से लेकर 35 तक मार्क्स हैं। मान लो किसी ने जीके में बहुत अच्छा स्कोर कर दिया और वो हाईएस्ट लेवल पर पहुंचा है, मान लो उसके 35 मार्क्स हैं, तो फिर वो इंग्लिश में 70 मार्क्स लाके अपना काम कर सकता है, ठीक है। अब मैं बिल्कुल बुरा से बुरी बात कर लूं, यदि किसी के केवल 5 मार्क्स हैं, यदि किसी के 5 मार्क्स हैं तो वो 80 में से 20 ऐड कर दे तो वो 100 मार्क्स यदि इंग्लिश में ले आता है तो वो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो 150 में से 100 मार्क्स बहुत बड़ा टारगेट नहीं है कि बिल्कुल इम्पॉसिबल टारगेट हो या बहुत ऐसा कुछ भी नहीं। यदि आपका सब्जेक्ट अच्छा है, आपने अच्छी प्रिपरेशन की है तो आपके 100 मार्क्स आ सकते हैं। तो यदि आपके 5 मार्क्स भी हैं तो भी आप सिलेक्शन की दौड़ में हैं, बशर्ते कि आप अपना कॉन्फिडेंस लूज किए बिना आप प्रिपरेशन करते रहें। फाइन। तो ये जो मैंने सेफ स्कोर की बात की है, तो मेरा आपको कोई आंकड़ा देने का पर्पस नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे आंकड़े गलत भी हो सकते हैं। हम एक केवल एनालिसिस कर रहे हैं और वो एनालिसिस से क्या होता है कि हम जो है उसके आसपास बातों को पहुंच जाते हैं। और इसका पर्पस ये है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, यदि इंग्लिश में 80 मार्क्स पर आपका जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन, 80 मार्क्स भी ज़्यादा बता रहा हूं मैं, है ना, 80 मार्क्स पे यदि आपका सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन हो रहा है, तो आपके जीके में यदि मार्क्स कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या फर्क पड़ रहा है। आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, इतना लो फील क्यों कर रहे हो कि मेरे वो टेंशन कर रहे हैं कि सर मेरे 12 नंबर है, 15 नंबर, 12-15 नंबर बहुत अच्छे हैं, क्या दिक्कत है। आप यहाँ पे 90 स्कोर कर लीजिए, आप अच्छी रैंक के साथ सिलेक्ट हो जाओगे, है ना। तो बिल्कुल भी इस चीज़ को टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो आप कॉन्फिडेंस में रहें, सेफ स्कोर के चक्कर में ना फंसें, ठीक है। आपको ये बताने का पर्पज़ यही है कि आपके जीके में कितने भी मार्क्स हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असली जो फ़र्क पड़ेगा वो 150 में से आप कितने लाते हो। ओके, 150 में से आप 80 मार्क्स ले आते हो तो आप सिलेक्शन में, फाइनल सिलेक्शन में हो। इज इट क्लियर? फाइन। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है और शुरू से ही पूछा जा रहा है। और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाउ मैनी क्वेश्चन शुड आई अटेम्प्ट, मुझे कितने क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने चाहिए, कितने क्वेश्चन अटेंड करने चाहिए, कितने क्वेश्चन। तो देखिए आप एक बात ध्यान रखिए, मैंने आपको अभी बताया था एग्जाम अनप्रेडिक्टेबल है। यदि आपने दिमाग में ऐसा बना लिया तो आपको नुकसान होगा, आपको डेफिनेटली नुकसान होगा। पहली बात तो यह है कि हो सकता है कि एक पेपर बहुत डिफिकल्ट आ जाए, दूसरा बहुत ईजी आ जाए। ऐसा हो सकता है कि आपके 150 क्वेश्चन है दोनों पेपर में। ऐसा हो सकता है कि एक पेपर ऐसा हो जिसमें आपको केवल 50 क्वेश्चन आते हो।
है ना, और आपने टारगेट बना रखा है मुझे तो दोनों में 100-100 करने हैं, तो आप यहाँ पे बहुत गड़बड़ कर देंगे और आप अननेसेसरी क्वेश्चन करते चले जाएंगे और आप जो है नेगेटिव में चले जाओगे। जब आप इस पेपर पे जाओगे तब आपको लगेगा ये पेपर तो ईजी है और यहाँ आपने 100 कर लिया, अपना टारगेट अचीव कर लिया, लेकिन यहाँ जानबूझ के अपना स्कोर बिगाड़ लिया तो आप बल्कि सिलेक्शन से दूर हो जाओगे, आप बल्कि 10-12 नंबर नेगेटिव करके बल्कि नुकसान में चले गए। इसलिए कभी भी आप इस तरीके का टारगेट ना बनाएं। और मैंने ऐसा देखा है और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कई स्टूडेंट्स मेरे साथ एग्जाम दिए वाले ने इस तरीके से टारगेट बना लिया कि मेरी जीके तो बहुत स्ट्रांग है, मैं तो इसमें इतने क्वेश्चन करूंगा, मेरी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग है, मैं इसमें इतने क्वेश्चन करूंगा। और फिर उनके बाद पेपर कैसा भी आया, डिफिकल्ट आया, लेकिन उनके दिमाग में तो यही था कि यदि मैंने 150 में से 120 नहीं किए तो फिर मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं होगा। और इस वजह से वो 80-90 क्वेश्चन जो सही आते थे उनमें से नेगेटिव और हो गए और फिर वो जो है स्कोर उनका 55 और 60 क्वेश्चन ही हो पाया, है ना। तो ऐसा टारगेट नहीं बनाए। मेरी आपसे फिर रिक्वेस्ट है, मैं बार बार मैं ये कहता हूं कि आप एग्जाम की प्रिपरेशन करें, अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन करें और ये टारगेट रखें कि जितने भी क्वेश्चन मुझे एग्जाम में आएंगे यदि मैंने तैयारी की है तो वो सफिशिएंट हैं सिलेक्शन के लिए, फाइनल सिलेक्शन के लिए। और मैं फिर बता रहा हूँ, आपने अच्छी तैयारी की है, तैयारी कर रहे हो आप, तो डेफिनेटली जितने भी क्वेश्चन आए उतने ही करना। अननेसेसरी ये दिमाग में बर्डन मत लेना कि मुझे 100 क्वेश्चन करने हैं, 120 क्वेश्चन। यदि आपको आते हैं 120 तो 120 कीजिए, और आपको ऐसा लगता है कि मुझे 60 आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। आप ध्यान रखना, यदि आपने 60 तैयारी है आपकी और 60 आपने आए आप पर केवल, तो आप समझ लेना 40 पे हो जाएगा सिलेक्शन। इज इट क्लियर? यदि आपकी तैयारी, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन आपने अननेसेसरी 100 कर दिए नहीं आने के बाद भी, तो आप सिलेक्शन की दौड़ से बाहर चले जाएंगे, है ना। जितने क्वेश्चन आते हैं उतने ही करें, ज़्यादा ना करें। फाइन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाउ एंड फ्रॉम वेयर शुड आई सॉल्व एमसीक्यू। एमसीक्यू कहां से करें? तो पहली बात तो एक बात ध्यान रखना, आप स्टूडेंट्स को लास्ट टाइम पे जो है एमसीक्यू की बहुत ज़्यादा सिर चढ़ के बोलता है ना। तो देखिए, आप यदि मान लो आपके पास सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, जैसे आप जो है मैथमेटिक्स से हो तो वहाँ पर एमसीक्यू करने से आपकी जो एक्सरसाइज होती है, आपको सारी चीज़ें रिकॉल होती हैं, वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। वहाँ मैक्सिमम टाइम आप जो है क्या करें, प्रैक्टिस करें। लेकिन लिटरेचर की ऐसी बात है कि आपको उन सारी चीज़ों को रिवाइज करना, अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट रखने, इसलिए बहुत ज़्यादा एमसीक्यू ना करें। आप एमसीक्यू करने के लिए आप जैसे मान लो अब लास्ट टाइम पे 16 आवर्स पढ़ रहे हैं, तो मेरा आपसे ये सजेशन है कि 2 या 3 घंटे जो है सफिशिएंट है एमसीक्यूज़ के लिए। ऐसा नहीं करें कि आप जो है 8-8, 10-10 घंटे तो एमसीक्यू कर रहे हैं और फिर उसके बाद बाकी की चीज़ें आप रिवाइज ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपने जो पढ़ रहा है उसको दिमाग में बनाना, मेंटेन करना, रिटेन करना, उनको याद रखना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एमसीक्यू कब कर सकते हैं आप? जैसे आपको ऐसा लगता है कि मैं अब जो है 10 घंटे पढ़ लिया, 12 घंटे पढ़ लिया, अब मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया है, क्योंकि आप एग्जाम टाइम में बहुत ज़्यादा क्रैमिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा आपका दिमाग जो है बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होगा, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड होगा। तो उस वक्त आपको ऐसा लगे कि 3 घंटे बाद अब मेरी बिल्कुल ताकत नहीं रही, अब मैं पढ़ नहीं सकता, तो उस वक्त आप क्या करें, उस वक्त आप जो है आधे घंटे के लिए, 30 मिनट्स के लिए कोई भी 50 क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर ले, ठीक है ना, और वही सफिशिएंट है। यदि आप किसी ऐसे सोर्सेज से कर रहे हैं, मान लो इरेलीवेंट क्वेश्चंस वगैरह, तो आप ज़्यादा ध्यान ना दें, आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कर लें कि आप जो है एमसीक्यू कर रहे हैं, ठीक है। अब एमसीक्यू करें कहाँ से? तो देखो, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ज़्यादा इरेलीवेंट सोर्सेज से यदि आप जो है इस तरीके की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो फायदे की जगह नुकसान हो जाएगा। तो आपको यदि एमसीक्यूज़ करने हैं, आपको यदि प्रैक्टिस करनी है, तो मैं आपको जो रिलायबल सोर्सेज है वो बता देता हूँ। आप अपने आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर्स के सबसे पहले तो पेपर्स को, ठीक है ना, पीवाईक्यूज जो है प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर हैं, तो आपके पास कौन कौन से पेपर हैं? 2015 का है आपके पास, इसके अलावा 2020 का है आपके पास, 2020 का टेक्निकल एजुकेशन वाला, टेक्निकल वाला है। तो इस तरीके से आपके पास यही क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना। तो आपके 300, 300 और 300, तो आपके पास 900 क्वेश्चन तो यही हो गए। ओके, आपके 2 पेपर इसमें हो गए, तो ये हो गए, फिर ये हो गए, ये हो गए, तो आपके पास 900 क्वेश्चन तो यही हो गए। सबसे पहले आप इन्हीं को करें। उसके बाद आपको लगता है कि मुझे और ज़रूरत है, उसके बाद आप जो है राजस्थान सेट के जो पेपर्स हैं, आप 2012 वाला सेट का पेपर करें, 2013 वाला करें, 2023 वाला करें, इन सेट के पेपर्स को सॉल्व करें। ये बहुत है, इसके बाद ज़्यादा एमसीक्यू करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही कर पाएंगे आप, इतने ही क्वेश्चंस को कर लें तो मोर देन सफिशिएंट है। यदि आपको ऐसा लगता है कि इसके बाद भी मुझे करने हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट है आप नेट के पेपर सॉल्व करें।
देखो करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता दूं, लेकिन आप कर नहीं पाएंगे और बल्कि अपना जो टाइम है वो वेस्ट कर देंगे। तो आप ये देखें कि मैं डेली 2-3 घंटे टाइम देकर किन चीज़ों को कवर कर सकता हूं। तो प्रायोरिटी पर क्या रखें, सबसे पहले 2015 और 2020 के आरपीएससी कॉलेज एजुकेशन वाले पेपर, फिर ये टेक्निकल एजुकेशन वाला पेपर, उसके बाद सेट के पेपर और उसके बाद नेट के पेपर। ये आपका सीक्वेंस रहना चाहिए। इसके बाद और सीक्वेंस हो सकते हैं, लेकिन वो अभी आपको नहीं करने, आपके पास टाइम नहीं होगा। ओके, तो इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद आपके लिए इतने ही एमसीक्यू सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा एमसीक्यू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फाइन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जैसे कई सारे स्टूडेंट जो हैं टेस्ट सीरीज में, हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसमें अभी एनरोल हो रहे हैं और वो कह रहे हैं सर इस टेस्ट सीरीज का यूटिलाइज कैसे करें। तो देखो मैं आपको बिल्कुल फ्रैंकली बता देता हूँ, ठीक है ना। आप यदि टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं तो मैं आपको फिर बता देता हूँ, हमारे जो है जो 30 पेपर्स हो चुके हैं अभी तक, और वो चैप्टर वाइज और यूनिट वाइज हैं। आप यदि इसमें एनरोल हुए हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इनको बिल्कुल भी ना देखें। क्यों नहीं देखें? क्योंकि ये जो 30 पेपर्स हमने जो दिए थे, इसमें हमारा पर्पस था कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा नई इंफॉर्मेशन दें जो उनको ना पता हो, जिससे कि वो अपने जो है नोट्स में, अपनी नॉलेज में, अपने स्टडी मटेरियल में उनको इंक्लूड कर लें। फाइन, जिससे वो उनको फ़ायदा दें। इसी वजह से आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट हर पेपर में हमने ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि 20 प्रिंटेड पेजेस तो हमने उनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन दी है, और उसका ऑप्शन है कि आप उसको प्रिंट भी निकाल सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल के आराम से घर पे पढ़ें। और वो अब देखिए वो टेस्ट सीरीज जो है 1 फरवरी से स्टार्ट हुई है, तो पूरा फैब हो गया, ठीक है ना, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, 3 मंथ्स हो गए। अब 3 मंथ्स का टाइम ऐसा है जिसमें कि आप जो है ऑलमोस्ट इसमें हमने 1200 क्वेश्चंस दिए, तो 1200 क्वेश्चंस को आप आराम से उनकी एक्सप्लेनेशन आराम से पढ़ सकते हो, और वो 600 पेजेस की एक्सप्लेनेशन है, कम से कम ऑलमोस्ट 600 पेजेस की एक्सप्लेनेशन। और उसमें मैंने एक ट्रिक बताई थी कि आप जब एक्सप्लेनेशन प्रिंट निकालें तो जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगे उनको अंडरलाइन करें, और ये भी कहा था कि टेस्ट के बाद हर बार उनका 2-2, 3-3 बार रिवीजन करें बाद में भी। अब वो स्टूडेंट जो है जिन्होंने 5-5, 6-6 बार उनकी प्रिंट निकाल के उनको अंडरलाइन कर लिया, 5-5, 6-6 बार रिवीजन कर लिया, तो वो अब एक बार उसको देख सकते हैं और उनको याद रह जाएगा, जितनी भी चीज़ें हैं उनमें से याद रह जाएंगी। लेकिन अभी आप सोचें तो आप उनको पढ़ भी नहीं सकेंगे, और पढ़ लेंगे तो याद नहीं रहेगा, तो कोई भी उसका आपके लिए यूज़ नहीं है। तो इनको तो आप छेड़े नहीं। हाँ, आपकी जो एक्सरसाइज के लिए बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड जो पेपर्स जो हैं वो मॉक टेस्ट हैं, उनको आप कर सकते हैं। और ये जो मॉक टेस्ट हैं इसमें आपको जो है 8 मॉक टेस्ट हैं और 150 क्वेश्चंस हैं। इस तरीके से इसमें भी आपको ऑलमोस्ट 1200 क्वेश्चंस हैं। अब इन 1200 क्वेश्चंस को हमने इस तरीके से डिसाइड किया है कि एक 4 मई को पेपर है, एक 8 को है, फिर उसके बाद 12 को और 16 को है। तो ये आप ऐसा डिसाइड कर लें, जैसे आज डेट है तो आज 4 दिन में आप एक बार रिवीजन कर लें। जब आप एक टेस्ट दें और रिवीजन करें, और आप रिवीजन करते वक्त आपकी कोई चीज़ें छूट जाए तो वो ध्यान रख लें और पेपर में नोट कर लें। अगले टेस्ट की जब तैयारी करें तो पहले इसको पढ़ें, फिर अगली बार कुछ चीज़ रह जाए तो इसको करें, फिर इसको करें। देखो जो बच्चे जो है फैब से टेस्ट दे रहे हैं तो उनका तो 4 बार रिवीजन हो चुका है, बहुत धीरे धीरे, ठीक है। अब आपके पास ये 4 बार और रिवीजन, यदि आप तैयारी कर रहे हैं सेल्फ स्टडी किसी भी तरीके से, तो आपके पास 4 बार रिवीजन करने का और मौका है। तो आपके ये टेस्ट है, इसमें 300 क्वेश्चन होंगे, इसमें भी 300 क्वेश्चन होंगे दोनों पेपरों में। तो इस तरीके से बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पेपर्स होंगे, तो जिससे आपको अपना एनालिसिस भी कर पाएंगे और आपका जो है कॉन्फिडेंस भी आपका अच्छा रहेगा। आप जब इतनी सारी चीज़ें पढ़ के टेस्ट देंगे, आपको बार बार में इस तरीके के, आप एग्जाम से पहले 4 बार ऐसे पेपर दे चुके होंगे, तो आपको उससे काफ़ी सारा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। कई स्टूडेंट जो है उन्होंने टेस्ट सीरीज में एनरोल कर लिया, अभी किया है, कुछ ने 2-4 दिन में, 10 दिन में। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि वो जो क्वेश्चन 1200 क्वेश्चन जो है चैप्टर वाइज टेस्ट और यूनिट वाइज टेस्ट है, उनको आप अभी यूज़ ना करें। हाँ, यदि आपने संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट वाली एग्जाम का फॉर्म भरा है तो फिर वो आपके लिए यूज़फुल है। फिर एग्जाम के बाद 21 मई के बाद आप आराम से उन एक एक टेस्ट को लें, उनकी प्रिंट निकालें और उनकी एक्सप्लेनेशंस को पढ़ें, रिवाइज करें, तब आपके लिए यूज़फुल हो जाएगा वो। लेकिन अभी आपने यदि पहले से शुरू से यदि आप उसमें ज्वाइन नहीं किया है तो आप उनको छोड़ देने में ही भलाई है, नहीं तो आपको इतनी सारी चीज़ें याद नहीं हो जाएंगी। फिर वही हो जाएगा, आपका मैटर जो है लिमिटेड ना होकर अनलिमिटेड हो जाएगा बहुत ज़्यादा। 600 पेजेस आप कहाँ से करेंगे? 600 पेजेस आप इतने से टाइम में पढ़ ही नहीं सकते, ठीक है, ओके। और जिन स्टूडेंट्स ने जैसे हमारे साथ कोर्स के साथ और टेस्ट सीरीज के साथ है, तो उनके पास कम से कम 1000 पेजेस के तो आपके पास प्रिंटेड नोट्स ही हैं सारे हमारे कोर्स के, और पहले से आपने ज्वाइन किया है तो 600 ही हो गए। तो आप इन 1600 ऑलमोस्ट पेजेस हैं, उनको आप पढ़ लें
उसके बाद यदि आपको ऐसा लगे कि भाई देखो अब लगे तो अब तो कुछ नहीं है, अब तो आप ये 1600 पेजेस ही पढ़ लें, इन्हीं को रिवाइज कर लें और इन्हीं को आपके दिमाग में रह जाएंगे ना, तो वो बहुत मोर देन सफिशिएंट है। अब इधर उधर नहीं भटकें। और आप जैसे कोई और स्टूडेंट है जिसने किसी और सोर्सेज से पढ़ रहा है तो वो अपने उन सोर्सेज से पढ़ ले, फाइन, लेकिन अपने सोर्सेज लास्ट टाइम पे चेंज ना करें, ठीक है। तो आपने कहा कि हाउ टू यूटिलाइज टेस्ट सीरीज, तो मैंने आपको बता दिया। टेस्ट सीरीज जो बच्चे नए ज्वाइन किए हैं, तो मैं आपको फिर कह रहा हूं कि वो जो पहले के 1200 क्वेश्चंस हैं, जो 30 टेस्ट हो चुके हैं, उनमें आप अभी छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि उनमें छेड़छाड़ करने से आप जो है अपनी जो चीज़ें अभी रिदम में पढ़ रहे हैं उनका और नुकसान हो जाएगा, आप उनको पढ़ नहीं पाओगे। इतना टाइम नहीं है 600 पेजेस आप पढ़ लें, इतना टाइम नहीं है, क्योंकि हमने उसमें काफ़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन दी है सारी चीज़ों के बारे में, और बहुत ज़्यादा टाइम लगाकर वो पेपर बनाए गए हैं, तो आप अभी उसको कवर नहीं कर पाएंगे, फाइन। तो ये आपके जो कुछ क्वेश्चंस थे, इनके मैंने आंसर्स देने की कोशिश की है, ठीक है ना। अगेन मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप किसी भी तरीके से अपना कॉन्फिडेंस लो ना करें। आपका जो इस बार का टॉपर है उसके मन में भी वही फीलिंग्स हैं जो आपके मन में हैं, और जो जितना जल्दी इन फीलिंग्स से ओवरकम कर जाएगा वही जो है सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करें, इधर उधर से डिस्ट्रैक्ट ना हो। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने आपको ये क्लास दी है, तो मैं तो ये मान रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों की बहुत ज़्यादा बार बार में फ़ोन आ रहा था, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मोटिवेशन जो है आपके लिए, मेरा जो बताया हुआ है वो थोड़ी देर के लिए काम आएगा, लेकिन जो मैंने आपको मोटिवेशन बताया है उसको आप काम करें। आप 10-10 मोटिवेशन भी देख लेंगे, लेकिन वो खुद थोड़ी देर तक आपके लिए काम करेगा, है ना। आप अपने अपने मोटिवेशन खुद अपनी टेबल के ऊपर रखें और अच्छी तरह से तैयारी करें। मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार मैं कह रहा हूँ, यदि कोई स्टूडेंट इस वक्त रुक भी गया है तो दोबारा भागना स्टार्ट कर दे, पहुंच जाओगे आप मंजिल पर, ठीक है। आपने कभी भी तैयारी की, आपकी तैयारी कितनी भी रुकी हुई है, कई बार क्या होता है लास्ट मोमेंट की तैयारी ही आपके लिए क्या हो जाती है, कारगर सिद्ध हो जाती है ना। तो अब 20 डेज है, तो आप पूरा मन लगा के तैयारी करें, ठीक है। और फिर भी किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। दूसरी बात, आपके जितने भी ये टेस्ट के जो रिजल्ट्स हैं, ठीक है ना, आपके टेस्ट के रिजल्ट हैं, तो वो हर जगह बार बार में सेंड करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो आप जो है ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, इसी में टेस्ट के सारे रिजल्ट और जो भी पीडीएफ वगैरह जो भी मुझे स्टडी मटेरियल डालना होगा तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, है ना। तो वो टेलीग्राम चैनल जो है आप इस नाम से सर्च कर लें, LINGUA लिंगुआ फ्रैंक्वा बाय डॉक्टर SK शर्मा। तो इससे आप इसको सर्च कर लें और ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, क्योंकि आपकी जो रैंक लिस्ट वगैरह वो सारी जो है मॉक टेस्ट की, उसी पर आपकी जो है सारी रैंक लिस्ट जो है सेंड की जाएंगी। ओके, थैंक यू।